हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपके दिल्ली सल्तनत से बनते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम आपके दिल्ली सल्तनत देखेंगे दोस्तों। तो आइए चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ जानते हैं दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से 1526 तक आपका दिल्ली सल्तनत काल चलता था। ठीक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो दिल्ली सल्तनत जो है दोस्तों, आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है आपका दिल्ली सल्तनत का, या फिर दिल्ली सल्तनत काल का। तो अध्ययन किया जाता है आपका 1206 से लेके 1526 तक। इनमें दोस्तों इन 320 वर्षों के इतिहास में आपके 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन से? तो पहले आपका गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद 1206 से लेके 1290 तक खिलजी वंश ने शासन किया 1290 से लेके 1320 तक, और तुगलक वंश ने शासन किया 1320 से लेके 1414 तक। सैयद वंश ने शासन किया आपका 1414 से लेके आपका 14 से लेके 51 तक, और आपका लोधी वंश ने शासन किया 14 से 51 से लेके आपका 1526 तक आपका लोधी वंश ने शासन किया। तो यह दोस्तों आपके 5 वंशों ने शासन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, 5वां आपका लोधी वंश था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि हम पहले क्या देखेंगे, गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश पहले देखेंगे इस वीडियो में, उसके बाद खिलजी वंश देखेंगे। तो दोस्तों गुलाम वंश जो है दोस्तों आपका 1206 से लेके 1290 तक आपका गुलाम वंश शासन चला। उसके बाद खिलजी वंश शुरुआत हो गई दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो 5 वंशों ने शासन किया, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो गुलाम वंश पहले हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गुलाम वंश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे खिलजी वंश, इसमें हम देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश दोस्तों 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश शासन चला दोस्तों। इस वंश को गुलाम वंश या फिर दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहते हैं। इसलिए इस वंश को दास वंश या फिर गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, गुलाम का मतलब ये नहीं कि वह मतलब कि मोहम्मद गौरी का गुलाम ही था, वह गुलाम के जैसा नहीं रहता था दोस्तों। वह युद्ध में लड़ने भी जाया करता था, एक सेनापति की तरह कार्य करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, वहाँ पे कटप्पा था ना दोस्तों। तो कटप्पा उनका दास जरूर था, उनका गुलाम था, लेकिन वह एक सेनापति जैसा काम करता था दोस्तों। वह युद्ध के समय युद्ध भी लड़ने जाता था। तो इस ऐसे ही जैसे आपका कटप्पा था, वैसे ही सेम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे गुलाम वंश कहते हैं। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। तो आइए जान लेते दोस्तों, कुछ विद्वान इसे मामलुक वंश का भी नाम देते हैं। जैसे इसका जो मामलुक वंश है दोस्तों, कुछ विद्वान नाम देते हैं, उसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। ठीक है, चलिए आइए जान लेते हैं दोस्तों गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में कितने शासक ने शासन किया, कौन कौन से शासक के द्वारा शासन किया गया? तो गुलाम वंश में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने शासन किया, फिर इसके बाद रजिया सुल्तान ने शासन किया, फिर बहराम शाह ने शासन किया, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह ने शासन किया, इसके बाद नसीरुद्दीन शाह महमूद ने शासन किया, इसके बाद बलबन ने किया, उसके बाद कैकूबाद ने किया, फिर इसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स ने किया था दोस्तों। तो इतने शासक आपके गुलाम वंश से संबंधित हैं, और गुलाम वंश के इतने शासक हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यह आपके लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों सिर्फ इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपके इसी टॉपिक से इसी से क्वेश्चन बनता है। बाकी तो आपके लिए जानकारी के लिए हमने बता दिया कि इतने गुलाम वंश के शासक थे दोस्तों, इतने गुलाम वंश के शासक शासन किए थे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान और बलबन, इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आइए चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, यह दोस्तों पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 के बीच में शासन किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान चला गया था, तो उसने अपने
भारत में अपने दासों को नियुक्त करके गया था दोस्तों। तो अपने दासों को नियुक्त करके गया था, उसी में से एक दास था कौन सा, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी में से एक दास था दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने आपकी गुलाम वंश की स्थापना की। तो दोस्तों जब वो अफगान चला गया था, उसमें भारत में अपने दासों को नियुक्त करके गया था। तो जो भारत में उसका नाम से शासन करे, जो कि उसके भारत में उसके नामों से शासन कर सके, इसलिए वह यहाँ पे अपने दासों को छोड़ के गया था भारत में। ठीक है दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब कुतुबुद्दीन का ऐबक का यहाँ पे जब राजगद्दी पे आरोहण, मतलब राजगद्दी, जब राजगद्दी पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है आपकी 25 जून 1206 में, तब यह गद्दी पर बैठता है। कौन, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब यह गद्दी पे बैठता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का राजरोहण होता है, लाहौर में होता है दोस्तों। तो उसने लाहौर के ही अपनी राजधानी बना ली। तो लाहौर में इसकी राजरोहण हुआ और वहाँ पे ही उसने अपनी राजधानी बना ली। जब यह स्वतंत्र शासक बना, तब वो यह दासता से मुक्त नहीं था। तो दोस्तों दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह मालिक और सिपहलकार के उपाधियों को शासन किया दोस्तों। तो यह दास्तों से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने अपनी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने मालिक और सिपहसालार की उपाधियों के साथ ही शासन किया, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। दोस्तों जो है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी जो उपाधियां हैं, याद रखिएगा दोस्तों, उपाधियां आपसे क्वेश्चन में बनता है आपका एग्जाम में कि यह लाख बख्श किसे कहते हैं। तो यह किसको कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां याद रखिएगा दोस्तों, इसे लखता या फिर लाख बख्श कहा जाता था। इसे हातिम ताई यानी कि परोपकारी, हातिम ताई का अर्थ होता परोपकारी, इसे हातिम ताई भी कहा जाता था। इसे कुरान ख्वाह भी कहा जाता, क्योंकि यह कुरान पढ़ता था, कुरान इसे याद भी रहता था, इसलिए इसे कुरान ख्वाह भी कहा गया। दोस्तों ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके दरबारी विद्वान थे। कौन कौन से दोस्तों, तो याद रखिएगा ये दो विद्वान थे। हसन निजामी, जिसने इसे हातिम ताई कहा था, तो हसन निजामी के द्वारा ही कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई कहा गया। और नेक्स्ट है आपके फ़ख ए मुदब्बिर, यह दो आपके दरबारी विद्वान थे, किसके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। और दोस्तों इन्हें याद रखिएगा, लाख बख्श, हातिम ताई, कुरान ख्वाह आपको किसे कहा जाते हैं, यह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगली पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर रखा गया है। आप लोग इसमें डाउट नहीं करिएगा, क्योंकि जो कुतुब मीनार है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं रखा गया है, वह उसके जो गुरु थे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इसके लिए आधारशिला जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, इसकी आधारशिला द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। तो दोस्तों जो आधारशिला था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन जो इसका पूरा कार्य था दोस्तों कुतुब मीनार का दोस्तों, वह आपके इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण जो होता है वह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि शेष 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण, इसके जो ऊंची होती है, जो शिखर होता है दोस्तों, उसके शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इस शीर्ष का पुनर्निर्माण आपका फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों, यह आपका तुगलक वंश का शासक था, यह आपके गुलाम वंश का शासक नहीं था, या तुगलक वंश का शासक था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसमें जो कुतुब मीनार, इसमें 3 लोगों ने साथ दिया था, कौन कौन से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और बाकी का जो कार्य था वह इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आप कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो निर्माण कार्य और भी हैं उसको जान लेते हैं दोस्तों। हमने कुतुब मीनार देख लिया, अब हम देखते हैं कि और क्या कौन कौन सा निर्माण कार्य किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कार्य कौन सा था, कुबत अल इस्लाम, जो कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कुबत अल इस्लाम आपके कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, यह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में स्थित है दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में, और इसे किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं।
तो कुतुबुद्दीन का ऐबक का जो होता है दोस्तों उसके बारे में और जान लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच ही शासन कर रहा था। इसमें 1210 ईस्वी में दोस्तों 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, याद रखिएगा दोस्तों, लाहौर में, तो यह दोस्तों लाहौर में चौगान खेलते समय, यानी कि जिन्हें हम पोलो के नाम से जानते हैं, तो यह चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चौगान खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो अगला शासक कौन बनता है आपका, तो गुलाम वंश का अगला शासक बनता है कौन, आइए जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया। फिर 1211 ईस्वी में इसे इल्तुतमिश ने हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया। तो दोस्तों जो आराम शाह था, जितने आराम से वह गद्दी पर बैठा था, उससे ने ही आराम से इल्तुतमिश ने उसे हटाकर स्वयं अपने उस पर गद्दी पर बैठ गया। तो अब आराम शाह के बाद इल्तुतमिश इस पर शासन करने लगा। तो आइए जान लेते हैं अब हम इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दोस्तों, इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 के बीच में शासन किया। ये है दोस्तों इल्तुतमिश, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। तो दोस्तों यह पहले गुलाम था, उसके बाद इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे दामाद बना लिया गया दोस्तों। तो यह आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था, याद रखिएगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। तो दोस्तों ये जो इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासन करता था तो उस समय यह बदायूं का सूबेदार हुआ करता था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों अभी क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, और अब क्या हुआ, तो अब इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, तो उसने लाहौर न बनाकर अब अपनी राजधानी दिल्ली बना ली। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने, गुलाम वंश का कौन सा शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था, तो आपका इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बना ली, दिल्ली में बना ली। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। अभी तक ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, क्योंकि वह दस्तावेज से मुक्त नहीं था, इसलिए उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। लेकिन इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, इसलिए इसे दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा, टिस्टा मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, आपका इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली बना ली थी और इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण कर ली थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, जब मंगोला आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन माकबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन माकबरनी ने इल्तुतमिश के शरण मांगी थी। तो जो दोस्तों जो मंगोला आक्रमणकारी था चंगेज खान, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है दोस्तों। चंगेज खान ने जब जलालुद्दीन माकबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन माकबरनी ने इल्तुतमिश के पास आई और शरण मांगने लगे, तो यह शरण देने से मना कर दिया। जब उसने पूछा दोस्तों कि तुम पर किसने आक्रमण किया, तो उसने बोला हम पर चंगेज खान ने आक्रमण किया है। तो उसने चंगेज खान का नाम सुनते ही उसे मना कर दिया, शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि चंगेज खान उस समय काफ़ी क्रूर शासक हुआ करता था, उसके पास काफ़ी सेनापति हुआ करते थे, सेना हुआ करती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। क्योंकि वह जब इसने शरण देती तो वह इस पर आके आक्रमण कर देता और इसका राजपाट अपने नाम कर लेता। तो इसलिए इसने चंगेज खान के नाम सुनकर उसे शरण देने से मना कर दिया। किसको, तो जलालुद्दीन माकबरनी को मना कर दिया दोस्तों। चंगेज खान के आक्रमण से अपनी रक्षा कर ली। तो अब उसके आक्रमण से अपनी रक्षा कर ली, अपने बचाव कर ली दोस्तों। तो इसे सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। तो दोस्तों सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, कौन कौन से, आइए जान लेते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण अंग का गठन किया गया, कौन कौन सा, तो इक्ता से और सेना और मुद्रा और प्रणाली का गठन किया गया। तो इक्ता क्या होता है दोस्तों, इक्ता यह होता है, जो इक्ता प्रणाली होती है वह धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया जाता है। जो बड़े बड़े सूबेदार हुआ करते थे दोस्तों, उन्हें इसने जो है दोस्तों इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली निकाली थी। तो इक्ता प्रणाली की जगह पे क्या होता था कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में हमें उन्हें भूमि प्रदान किया करते थे, ठीक है। तो बड़े बड़े सूबेदारों की ऐसा क्रिया करता था यार। सेना की बात करें तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सूबेदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगामी कहा करते या 10 चालीसा का नाम दिया जाता है।
इस नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो तुर्क चहलगामी है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। जो तुर्क चहलगामी है और 10 चालीसा के नाम से जाना जाता था। यह 40 तुर्क सूबेदारों का एक सलाहकार परिषद हुआ करता था, याद रखिएगा। यह इल्तुतमिश ने चलाई थी प्रथा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे जो प्रचलित थी उस समय पे दोस्तों। जो टंका था, टंका यह चांदी का सिक्का हुआ करता था, और जो जीतल था वह तांबे का सिक्का हुआ करता था। तो इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए 2 सिक्के टंका और जीतल, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके जो हिस्ट्री है इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी बनते हैं, और खासकर आपका गुलाम वंश, तो इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। टंका और जीतल 2 सिक्के किसने चलाए थे? आपके इल्तुतमिश ने चलाए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने जो प्रमुख विजय हो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि यह एग्जाम में आपसे ज़्यादा पूछता नहीं ज़्यादा डीपली, क्योंकि यह आपके इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। इल्तुतमिश की जो प्रमुख विजय हैं कौन कौन सी हैं? तो 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन अल्दौज की पराजित किया, और जो 1217 था दोस्तों उसमें मंसूरा की युद्ध में नसीरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया था इल्तुतमिश ने। 1226 में बंगाल विजय की और वहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 में सिंध अवा मुल्तान विजय नसरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया था। 1226 की बात करें तो वहाँ पे 1226 से लेकर 1231 तक राजपूतों पर विजय किया, और 1235 तक पंजाब के खोखरों पर विजय किया था दोस्तों। तो इतनी आपकी जो विजय थी आपकी इल्तुतमिश की इंपॉर्टेंट विजय है, इसलिए हमने इस पे बता दिया दोस्तों, याद रखिएगा। इतनी विजय किसने की थी? तो इल्तुतमिश की विजय प्रमुख विजय है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में और क्या बात है। तो इल्तुतमिश दोस्तों जो है वह इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए एक लाल वस्त्र पहनने वाली परंपरा चलाई थी, प्रथा चलाई थी। तो दोस्तों न्याय जिसको मांगना होगा वह लाल वस्त्र पहनेगी। तो इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने वाली परंपरा चलाई थी। 1236 ईस्वी में 1237 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं इल्तुतमिश 1211 से शासन कर रहा था और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1236 में जब मृत्यु हो गई तो उसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। रजिया सुल्तान को थी दोस्तों, उसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान को ही अपने जीवन काल में उसने अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था दोस्तों। इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सूबेदारों ने रजिया को शासक ना बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का छोटा बेटा था दोस्तों। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वह आपके इल्तुतमिश का छोटा बेटा था। उसने रजिया सुल्तान को गद्दी पर न बैठाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा दिया, सुल्तान बना दिया, जो कि इल्तुतमिश का छोटा बेटा था। क्योंकि जो है इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन सूबेदारों जो थे दोस्तों 40 सूबेदार वह उन्हें शासिका न बनने देना चाहते थे। वह सोचते थे रजिया को सुल्तान न बनाने देना चाहते थे। उन लोगों का मकसद था दोस्तों कि कोई महिला शासक नहीं बनेगी, बल्कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया जाए। तो दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी उसने भी ठान ली। तो उसने भी दोस्तों रजिया ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की। तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। तो दोस्तों उसकी पिता ने एक प्रथा चलाई थी कि जिसे न्याय चाहिए वह लाल वस्त्र पहनकर अपनी न्याय मांग सकता है। तो इसलिए रजिया सुल्तान ने न्याय मांगने के लिए अपने लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के सामने गई और जनता के बीच अपने न्याय को मांगी, और जनता के हस्तक्षेप के बाद वह अपनी शासिका बनी दोस्तों। तो अब आपकी कौन बन गई शासिका? तो आपकी रजिया सुल्तान। तो दोस्तों रजिया सुल्तान शासक बन गई, न्याय मिल गया दोस्तों उसको। तो रजिया सुल्तान कब से कब तक शासन किया? रजिया सुल्तान ने 1239 से लेकर 1240 के बीच तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। रजिया का एक नज़र देख लेते हैं दोस्तों, इसके जीवन पर क्या बात हुई, तो आइए जान लेते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रजिया सुल्तान दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसी से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है ठीक है उसी से संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली की जो प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने
जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखुर अश्वसाला का नियुक्त कर दिया। अश्वसाला जो होता है दोस्तों वहाँ का प्रधान नियुक्त कर दिया। तो जो रजिया सुल्तान थी दोस्तों, जमालुद्दीन एक सेनापति था, एक मामूली सेनापति था दोस्तों, तो उसने प्रमोशन दे दिया और उसे अमीर ए आखुर अश्वसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया, जिससे वह खुश होकर वह काफ़ी इनके फेवर में रहने लगा दोस्तों। तो तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दिया। तो दोस्तों जब इसने जमालुद्दीन याकूत को प्रमोशन दे दी और उसे अमीर ए आखुर अश्वसाला का प्रधान नियुक्त कर दिया, तो जो ये 40 सूबेदार थे दोस्तों, तुर्की अमीरों ने रजिया का अफवाह फैला दिया, क्योंकि यह रजिया का पहले से ही सोचते थे कि रजिया सुल्तान न बने, ये पहले से इनके विरोध में खड़े थे। लेकिन जब उसने उसका जमालुद्दीन याकूत का प्रमोशन कर दिया दोस्तों, उसे अमीर एक आखुर बना दिया, अश्वसाला का प्रधान कर दिया, तो जो यह 40 सूबेदार थे या उसके बारे में प्रेम संबंध के बारे में अफवाह फैला दी, जैसे कि उसे रजिया पद से हटा दिया, सुल्तान पद से हटा दिया जाए दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो रजिया दोस्तों, रजिया ताबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई। तो रजिया और ताबर हिंद के जो सूबेदार थे दोस्तों, अल्तुनिया जो पंजाब का एक क्षेत्र दोस्तों, ताबर हिंद वहाँ का एक सूबेदार था दोस्तों अल्तुनिया। तो रजिया जो थी वह अल्तुनिया से पराजित हुई एक युद्ध में। तो अतः जो रजिया पराजित हुई तो वह दोस्तों तुरंत गेम खेल दिया और उससे विवाह कर लिया दोस्तों। तो उसने जो रजिया थी दोस्तों वह अल्तुनिया से विवाह कर लिया और 1240 की बात करें तो फिर शासन करने लगे। 1240 में कैथल के निकट में रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई दोस्तों। तो 1240 में दोस्तों कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। काफ़ी विद्वानों का मानना है कि इनकी मृत्यु अलग अलग जगह पे हुई, लेकिन नहीं, 1240 में कैथल के निकट में ही रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रजिया की जब हत्या हो गई दोस्तों, तब इल्तुतमिश का कौन सा उत्तराधिकारी बनेगा, तो आइए जान लेते हैं इसके बाद में। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 1236 से लेकर 1266 तक। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। रुकानुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहमा शाह, बहराम शाह दोस्तों, अलाउद्दीन महसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो दोस्तों अलाउद्दीन फिरोज शाह जो था वह इल्तुतमिश का पुत्र था। रजिया सुल्तान जो थी उसकी पुत्री थी। बहराम शाह की बात करें तो इल्तुतमिश का पुत्र था, जो कि रजिया सुल्तान का भाई था। तो अलाउद्दीन महसूद शाह जो था वह फिरोज शाह का पुत्र था दोस्तों, और जो नसीरुद्दीन महसूद शाह वह इल्तुतमिश का पौत्र था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे संबंध नहीं याद करने हैं, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि यह आपके इसके बाद शासन किया करते थे, उत्तराधिकारी थे लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे नसरुद्दीन महमूद शाह, जो कि यह योग्य शासक था। तो इसके बाद इसने शासन किया था दोस्तों। आइए जान लेते हैं रजिया सुल्तान के बाद किसने बना, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह बना था। तो आइए जान लेते हैं, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र था और रजिया सुल्तान का भतीजा था। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो जो नसीरुद्दीन महमूद शाह है दोस्तों, वो 1246 से लेकर 1266 तक शासन किया। नसीरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था दोस्तों, धार्मिक विचारों में ज़्यादा रहता था, धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। तो यह काफ़ी ज़्यादा दमदार सुल्तान नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी यह शासन किया। नसीरुद्दीन शाह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया। तो दोस्तों बलबन को अपना वजीर बनाया था किसने, तो नसीरुद्दीन महमूद शाह ने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से कर दिया। ठीक है, तो अपनी पुत्री का जब विवाह कर दिया दोस्तों, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन अगला शासक बना। तो दोस्तों जब नसीरुद्दीन से शादी कर दी दोस्तों अपनी पुत्री का, उसके बाद नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो बलबन होता है दोस्तों, वही आपका गुलाम वंश का अगला शासक बन जाता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन जो था दोस्तों 1266 से लेकर 1286 के बीच तक शासन करता है। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो नवरोज का त्यौहार है वह किस शासक ने शुरू किया था, तो बलबन ने शुरू किया था। ईरानी त्यौहार है दोस्तों नवरोज, इसे मनाना शुरू किया। इसके बाद इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ कर दी।
इसने अपने आप को पृथ्वी का नियामत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया और जिले अल्लाह यानी कि ईश्वर की छाया बताया। तो दोस्तों इसने अपने ईश्वर की प्रतिनिधित्व और ईश्वर की छाया बताया अपने आप को। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और आक्रमण नीति को अपनाया। बलबन ने 10 चालीसा को समाप्त कर दिया। तो जो 10 चालीसा शुरू किया था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया। जो बलबन है दोस्तों, बलबन के बाद अगला शासक कैकुबार बना क्योंकि यह एक अयोग्य शासक था। और इसके बाद गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दिया। तो दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में क्यूमर्स का जो कि आपका गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स, उसका जो हत्या है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दिया। तो दोस्तों यह अब इसके बाद क्या हो गया, तो अब हम इसके बाद शुरू होगा खिलजी डायनेस्टी यानी कि जो है जलालुद्दीन खिलजी शासन करने लगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो दोस्तों अब क्या हुआ, गुलाम वंश आपका समाप्त हो गया। अब क्या होगा, खिलजी वंश शुरू हो गया। अब हम खिलजी के बारे में समझेंगे, खिलजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आइए हम देख लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, कौन थे दोस्तों? आपके क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछने को दिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। SSC 2015 में और UP PCS आपके 2016 में क्वेश्चन है पूछा गया था कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार कार्य को किसने पूरा किया था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य जो है उसे शुरू किया था, लेकिन पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, इसने तो 2 मंजिला बनवाया था, लेकिन इसने उसके ऊपर मंजिले बनवाए और उसे कार्य को पूरा किया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका इल्तुतमिश होगा और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में बनते हैं। गुलाम वंश से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में गुलाम वंश से संबंधित एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन कवर करा देंगे पूरा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी दोस्तों, किसने इक्तेदारी को प्रथा को चलाई थी। तो राइट आंसर होगा क्या, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी, इक्तेदार, जो कि धन के बदले क्या दिया जाता था, आपको ज़मीन प्रोवाइड किया जाता था, जो कि 40 सूबेदार बड़े बड़े सूबेदार थे उनको ज़मीन दिया करता था। जो इस एकता प्रणाली संबंधित होता था, जो इस धन को लेता था दोस्तों, उसे इक्तेदार कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो जो रजिया सुल्तान है दोस्तों वो आपके किसकी बेटी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी रजिया सुल्तान, याद रखिएगा। रजिया सुल्तान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही हम लाख बख्श के नाम से जानते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा आपका क्या, तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो मृत्यु था दोस्तों वह चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर होगा क्या आपका, यह आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। क्या, तो कुतुब अल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर होगा क्या, तो आपका इल्तुतमिश जो था दोस्तों वह शासक गुलाम वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। गुलाम वंश से संबंधित शासक कौन है, आपका इल्तुतमिश है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका उत्तरी भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आपकी रजिया सुल्तान थी दोस्तों, याद रखिएगा रजिया सुल्तान। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और सोनम मैम की मेहनत आप लोगों को दिखी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो वीडियो में दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।